इस इलेक्ट्रॉनिक्स से एक बात बस माइंड में रखना, अगर हमारे पास वी आर एमिंग फॉर अ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर तो उसका वोल्टेज गेन कुछ इस फॉर्मूले से वर्कआउट किया जा सकता है। ठीक है, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का सीधा सा मतलब ये हो जाएगा यार कि जो तुम्हारा पॉजिटिव टर्मिनल है यार उसका वोल्टेज इनपुट ज्यादा है। ठीक है, और उसकी बेसिस पे पूरा का पूरा एक अलग ही फॉर्मूला लग रहा होता है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल है यार, अगर चाहो तो ये देख लेना। होता ये है कि लेट्स से मेरे पास connection of a relay is a circular relay is an electromagnetic switch that uses the current, a small current, to switch off or on a larger current। जैसे कि अगर आपके पास के इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स वगैरह हैं के इलेक्ट्रिक के, तो वो पूरे सिटी कराची को इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, राइट, बट उनके फीडर्स को ऑन करने का भी तो कोई तरीका होगा ना, तो वो रिले सर्किट के थ्रू हो रहा होता है। दिस इज अ सेफ्टी फीचर डिवाइस। ठीक है, अगर मैं रिले यूज ना करता तो देयर इज अ चांस कि जो ऑपरेटर ऑपरेट कर रहा है बड़े फीडर्स को, ही माइट हैव गॉट एन इलेक्ट्रिकल शॉक, जिसकी बेसिस पे उसकी डेथ हो सकती थी। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड यार, the connection of the relay to the output of an op amp is shown in figure 1.16. The diode D1 only conducts when the output is positive। डायोड का सीधा सा मतलब ये हो जाता है यार, डायोड जो है, अगर मेरे पास ये पॉजिटिव, ये डायोड का एनोड कहलाता है, ये डायोड का कैथोड कहलाता है। अगर पॉजिटिव कनेक्टेड टू द पॉजिटिव ऑफ द डायोड है तो ये फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएगा, मतलब कि ये कंडक्ट करेगा। ठीक है, अगर मेरे पास उल्टा कनेक्शन हो जाए, तो अब मेरे पास पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड टू द कैथोड है, ये कहलाता है रिवर्स बायस कंडीशन। इन दिस केस डायोड इज अ गुड इंसुलेटर। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, यार, so the diode D1 conducts only when the output is positive। अगर पॉजिटिव टर्मिनल है तो डेफिनेटली वो उसको जाने देगा to the earth, and thus the relay coil is energized only when the output is positive। When the current in the relay coil is switched off, a back EMF is generated in the coil that could damage the op amp। A diode D2 is connected to protect the op amp from this back EMF। जब इसको तुम स्विच ऑफ कर रहे हो तो देयर इज अ चांस कि यहाँ से एक बैक ईएमएफ जा रहा हो, तो ये वाला तो पास कर देगा, हाउएवर ये वाला ब्लॉक कर देगा। ठीक है, और अनदर सिनेरियो कुड हैव बीन कि जो करंट यहाँ से आ रहा था यूं। ठीक है, तो जब मेरा सर्किट बंद हो गया तो अब वो करंट जाए कहाँ, तो डायोड उसको ब्लॉक कर देगा, ये दोनों के दोनों डायोड उसको ब्लॉक कर देंगे, जाने नहीं देंगे। ठीक है, सो दिस इज द वर्किंग ऑफ अ रिले स्विच। आपके पास एलईडी कुछ इस तरीके का दिख रहा था डायोड के ऊपर। एलईडी इज बेसिकली लाइट एमिटिंग डायोड। डायोड के ऊपर एरोस बना दो तो वो एलईडी के टर्मिनोलॉजीज में आ जाता है। और फिर ये कुछ एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास है रिमोट सेंसिंग, मतलब के मेडिकल फिजिक्स। एक बात याद रखना कि अगर मैं लेट्स से एक एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड बाय बॉम्बार्डिंग मेटल टारगेट्स बाय हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है,
अच्छा, the spectrum consists of two components. This is a continuous distribution of wavelengths with a sharp cutoff at short wavelengths and a series of high intensity spikes that are characteristics of target material. Whenever a charged particle is accelerated, electromagnetic radiation is emitted. The greater the acceleration, the shorter is the wavelength of the emitted radiation. ठीक है. अच्छा, this radiation is known as Bremsstrahlung radiation. ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है. ये इनमें से कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है. The only point is कि जब मैं एक्सरेज वगैरह को, ये देख रहे हो मेरे पास एक हीटेड फिलामेंट है, ठीक है. फिलामेंट से रेज जाएंगी, सही है, और ये मेटल को जाके हिट करेंगी, ठीक है. मेटल को जैसे ही जाके हिट करेंगी, अच्छा ये एंगल पे मेटल है तो वो उसको नीचे की तरफ भेजेगा, ठीक है. द एक्सरे विंडो विल चूज के which are the soft x-rays, which are the hard x-rays. जरूरी इसलिए होता है बिकॉज बहुत सारी एक्सरेज ऐसी होती हैं जो आपकी बॉडी के अंदर एंटर तो कर जाती हैं, लेकिन उनसे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा होता और वो यूजलेस होती हैं, तो वो आपकी बॉडी के अंदर और 10 मसले कर सकती हैं क्रिएट. हाउएवर जो शार्प हार्ड एक्सरेज होती हैं वो मेरे काम की होती हैं. तो यही बात यहाँ लिखी हुई कि as well as the continuous distribution of wavelength, sharp peaks are observed. These peaks correspond to the emission line spectrum of the atoms of the target. The electrons that bombard the target excite orbital electrons in the lower energy levels in the subsequent de-excitation. यार ये जो तुम लोग पढ़ते थे इसमें स्पेक्ट्रल लाइंस वगैरह में, ये उसके बारे में बात कर रहा था. अच्छा, electrons are emitted from the heated cathode, which is called the thermionic effect. Thermionic effect is कि मैं एक हीटर से हीटर को फायर करूं एक मेटल के ऊपर और मेटल का इलेक्ट्रॉन वहां से नॉक ऑफ करवा दूं, दैट इज कॉल्ड thermionic emission. The electrons are accelerated through large potential differences before bombarding a metal anode. The X-rays produced leave the tube via a window. The majority of the energy of the electrons is transferred to thermal energy in the metal anode. The anode is either water cooled or made to spin rapidly so that the target area is increased. By the way, the anode is at Earth's potential. Okay, intensity of the X-ray beam is determined by the rate of arrival of the electrons. Okay, the hardness of X-ray is controlled by the accelerating voltage. ये जो voltage यहाँ पे produce हो रहा होगा उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है. More penetrating X-rays have higher photon energy and thus a larger accelerating potential is required. मतलब कि जो longer wavelength X-rays होंगी, जो longer wavelength X-rays हैं वो softer X-rays होती हैं. They are always produced, but some X-rays are of such low energy that they would not be able to pass through the patient. These soft X-rays would contribute to the total radiation dose without any useful purpose. बॉडी में जा रही है, कोई फायदा नहीं दे रही, उल्टा नुकसान कर रही होगी, ठीक है. तो कॉन्सिक्वेंटली एन एल्यूमिनियम फिल्टर इज यूज्ड ताकि वो अब्सॉर्ब कर ले सॉफ्ट एक्सरेज को, ठीक है. अच्छा, तो एक्सरेज इफेक्ट फोटोग्राफिक plates in much the same way as visible light. A photographic plate once exposed will appear blackened after development. Degree of blackening is dependent on the total X-rays exposed. X-ray photons, also called fluorescence in certain materials. The mechanism is similar to that by which visible light is produced. X-ray beams are used to obtain shadow pictures of the inside of the body. कि बोन्स में क्रैक्स वगैरह हैं कि नहीं है वो आप देख रहे होते हो.
ठीक है, एक बात याद रखना, क्वालिटी ऑफ द शैडो पिक्चर is produced on the photographic plate depends on its sharpness and contrast. Sharpness is concerned with the ease with which edges of a structure can be determined. मतलब कि जो मेरी अगले से अगर तुम बोन्स वगैरह देख रहे हो, ठीक है, तो बोन्स का कितना एजेस वगैरह दिख रहे हैं नहीं दिख रहे, दैट इज कंसर्न्ड विद शार्पनेस, ठीक है। और कॉन्ट्रास्ट जो हो जाता है वो बेसिकली, अगर तुमने एक्सरे देखा हो, एक्सरे कभी देखा हो, तो देयर इज अ ब्लैक पैच, देयर आर ब्लैक पैचेस एंड देयर आर व्हाइट पैचेस। तो कॉन्ट्रास्ट जो है जितना ज्यादा वाजे होगा उतना ज्यादा तुम्हारे लिए बेहतर होता है। ठीक है, ये बातें समझ में आती हैं। अब फिजिक्स जो आया ये बिल्कुल रेडियो। नेक्स्ट कम्स इन सीटी स्कैनिंग, ठीक है। अच्छा, अगर तुम लोग ने एक्सरेज वगैरह की बात की, तो एक्सरे यार तुम्हारे पास एक 2 डायमेंशनल पिक्चर आ रही होती है, राइट। एक मोर लाइक अ पेपर मटेरियल, उसके ऊपर पिक्चर आ रही होती है, राइट। सीटी स्कैन जो होता है ना, जो भी ऑब्जेक्ट है, तो एक्सरेज देखो बर्स्ट हो रही है, वो ऑब्जेक्ट के पास यहाँ पे हिट कर रहा होगा, पीछे डिटेक्ट कर रहा होगा, ठीक है। फिर मेरा कॉलीमेटर इधर मूव करेगा तो मेरा डिटेक्टर उधर मूव करेगा, एंड एज अ रिजल्ट अब मेरी एक्सरेज यहाँ से जा रही होंगी और कॉलीमेटर मेरा यहाँ पे डिटेक्ट कर रहा होगा इनको, ठीक है। फर्दर फिर मैं इनको और स्विच ऑफ करूंगा, मतलब कि मेरा एक्सरे डिटेक्टर अब कुछ यहाँ आ जाएगा, कॉलीमेटर कुछ इधर आ जाएगा जो कि एक्सरेज प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो इधर डिटेक्ट कर रहा होगा। मतलब कि चारों एजेस से बेसिकली वो डिफरेंट पिक्चर्स लेगा और उन चारों एजेस को वो जॉइन अप करेगा ताकि एक 3D स्ट्रक्चर बना सके। कैसे? कुछ इस तरह, लेट्स से मेरे पास है एक ऑब्जेक्ट था जिसके बाद पिक्चर्स थी 4127। मेरे पास एक्सरे जब यहाँ से गई कॉलीमेटर के थ्रू, डिटेक्टर ने डिटेक्ट किया, एक एक्सरे यहाँ से आ रही है, 4 + 1 मुझे 5 दे देगा, 2 + 7 मुझे 9 दे देगा, ठीक है। तो इनको मैं ऐड ऑफ कर दूंगा मेरे इनिशियल रिजल्ट में, ठीक है। इनका मैंने बेसिकली एक बॉक्स या वॉक्सल बना दिया मैंने कि 5 और 9 का मैंने वॉक्सल बना दिया, ठीक है। अच्छा, ये चीज क्यों मैंने बना दी, क्योंकि अगर मैं इसको ऑपोजिट एंड से हिट कर रहा होता तो तब भी मेरे पास 5 और 9 आ रहा होता, तो मैंने इस तरह से 2 डायमेंशन में बना दिया। इसके बाद अब मैंने एक्सरेज को रोटेट कर रहा हूँ, यहाँ से ला रहा हूँ, 4 + 7 मुझे 11 दे देगा, 1 एज इट इज जा रहा है, 2 एज इट इज जा रहा है, ठीक है। तो मेरा जो वॉक्सल इनिशियली मैंने बनाया था उसमें अब मैं ऐसे ही कुछ ऐड कर दूंगा, 1 इसके साथ ऐड हो गया तो 6 बन गया, 11 5 के साथ ऐड हो रहा है, 9 के साथ ऐड हो रहा है, तो ये देखो ये बन गए पिक्चर्स, 2 के साथ ऐड हो रहा है तो 11 बन रहा है। अब मेरा वॉक्सल ये हो गया, मैंने अपने वॉक्सल के अंदर यहाँ से अब हिट कर रहा हूँ, तो 4 + 2 मुझे 6 दे देगा, 1 + 7 मुझे 8 दे देगा, तो 6 और 8 मैंने एज इट इज जिस डायरेक्शन में आ रहा था ऐड ऑफ करना शुरू किया, तो इधर ऐड होता हुआ रिजल्ट्स आ गए, 8 + 6 14, 8 + 20 28, यहाँ पे मेरे पास रिजल्ट आ गए। सिमिलरली उस डायरेक्शन से फिर मैंने हिट किया तो देखो 4 आ रहा है, यहाँ से 3 आ रहा है, यहाँ से 7 आ रहा है, इनको मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड समथिंग कि मेरे पास जो फाइनल रिजल्ट बना है वो कुछ ऐसा बना है,
ठीक है। अच्छा, मेरे पास जो इनिशियल वॉक्सल था, अगर तुम उसको टोटल को ऐड कर दो, 4 + 1 5, 5 + 9 14, तो ये मेरी कहलाती है बैकग्राउंड इंटेंसिटी। जो थ्रू आउट, अगर बैकग्राउंड इंटेंसिटी थ्रू आउट जो है वो सेम थी ना, अगर तुम इनिशियल चेक कर रहे हो, तो सब जगह जो मैं ले रहा हूँ वो मैं 4127 से ही ले रहा हूँ। हर जगह कांस्टेंट है, देख रहे हो, हर एंगल पे कांस्टेंट है 4127। तो ये मेरा बैकग्राउंड इंटेंसिटी हो गया, मतलब कि हर कैलकुलेशन में ये इन्वॉल्व था, तो उसको मैंने डिडक्ट कर दिया फ्रॉम ईच पिक्सल। ठीक है। आफ्टर डिडक्शन ऑफ द बैकग्राउंड, द रिजल्ट मस्ट बी डिवाइडेड बाय 3 to allow for duplication of the views of the selection। 3 से क्यों डिवाइड कर रहा हूँ? क्योंकि मैंने इनिशियल के बाद 3 डिफरेंट एंगल्स पे ली है रीडिंग्स। तुम अगर चेक करोगे तो तुम्हारे पास इनिशियल बॉक्स वापस से आ जाएगा। Piezoelectric effect. So ultrasonic waves may be produced by a piezoelectric transducer. The basis of this is a piezoelectric crystal called a quartz crystal. The opposite sides of the crystals are coated with thin layers of silver, which acts as electrical contacts. मैंने याद है लास्ट टाइम बताया था कि जब मैंने सॉलिड पार्टिकल्स हैं, जब वो नॉर्मली अरेंज्ड हैं इन यूनिफॉर्मली अरेंज्ड हैं, ठीक है, तो इनके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स कोइंसाइड कर रहे थे। हाउएवर, अगर मैं एक फोर्स इधर लगा दूं तो मेरे क्रिस्टल्स अलाइन हो जाएंगे या डिफरेंशिएट करेंगे, एंड देयर बाय दे प्रोड्यूस अ पोटेंशियल डिफरेंस। दिस इज कॉल्ड द पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, कुछ इस तरीके से अनस्ट्रेस्ड है, कंप्रेस करूंगा तो पॉजिटिव नेगेटिव्स कोइंसाइड कर रहे हैं, एक्सटेंड भी कर सकता हूं, एंड सो ऑन। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड यार, नेक्स्ट कम्स इन अल्ट्रासाउंड। ultrasound works on the concept that let's say I have a patient और ये पेशेंट की बॉडी है, सही है, मैं उसके ऊपर अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूसर जो है वो रखता हूँ ताकि वो रेज भेज सके। यूजुअली दिस इज डन ऑन द स्टमक, ठीक है, एंड बिफोर दैट यहाँ पर एक जेल लगा दिया जाता है। जेल का सीधा सा पर्पस ये होता है कि सारा का सारा अल्ट्रासाउंड जो होगा वो कॉन्सेंट्रेट करे बॉडी के अंदर, डिस्पर्स ऑफ करने की गुंजाइश ना बचे। ठीक है, अल्ट्रासाउंड बॉडी के अंदर एंटर करेगा, देयर इज अ लेयर, लेट्स से मेरे पास ये आ गया मसल की लेयर और ये लेयर आ गई फैट बोन की लेयर। तो जैसे ही अल्ट्रासाउंड एक बाउंड्री पे जाके हिट करेगा, a fraction of it is transmitted and a chunk of it is reflected। ठीक है, तो फिर ये नीचे जाएगा, नीचे जाके फिर फर्दर थोड़ा और ट्रांसमिट हो जाएगा और फिर थोड़ा सा और रिफ्लेक्ट होगा और फिर यहाँ से और रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। जब आपके पास एक रिजल्ट शीट आती है तो उसमें वेरिएंग पीक्स वगैरह आ रही होती हैं। वो पीक्स जो होती हैं वो बेसिकली रेगुलर रिफ्लेक्शंस की वजह से आ रही होती हैं। ठीक है, तो फॉर एनी इंसिडेंट इंटेंसिटी, लेट्स से ये मेरी इंसिडेंट इंटेंसिटी I0 थी, तो अगर मैं कहूँ कि भाई टोटल I0 की वैल्यू कितनी है, तो वो जो ट्रांसमिटेड रे थी और रिफ्लेक्टेड रे थी इनिशियल, इन दोनों को ऐड करके ये फॉर्मूला नहीं बन जाएगा। You need to understand that the reflected
intensity upon the initial intensity I naught is equal to Z2 minus Z1 upon the whole squared upon Z2 plus Z1 the whole squared, where Z is the specific acoustic impedance. Specific acoustic impedance basically कि ultrasonic resistance कितनी है layer के अंदर. This is worked on the formula Z is equal to rho C, where rho is the density of the medium, C is the speed of the wave in the medium. ठीक है, मतलब कि अगर मेरे पास मसल है तो मसल में उसकी ट्रैवलिंग अलग स्पीड से होगी, बोन के अंदर अलग स्पीड से होगी, फैट के अंदर अलग स्पीड से हो रही होगी. तो ये कुछ स्पेसिफिक अकूस्टिक इम्पिडेंसेस हैं. ठीक है, एक बात याद रखना, लेट्स से मेरे पास एक अल्ट्रासोनिक रे एंटर कर रही है एक बॉडी पार्ट के अंदर, राइट? तो जैसे ही वो एंटर करेगी उसमें एक अटेन्युएशन हो रही है. अटेन्युएशन का सीधा सा मतलब कि वो समवेयर अराउंड लूज ऑफ हो रही है. मतलब कि ऐसा नहीं है कि सारी की सारी जो इंसिडेंट रे मैंने भेजी थी वो सारी की सारी ट्रांसमिट हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होता. कुछ इधर कहीं अब्सॉर्ब भी हो जाती हैं. ठीक है, द इंटेंसिटी ऑफ द बीम आफ्टर पासिंग थ्रू द मीडियम is given by the expression I is equal to I naught e to the power minus kx, where k is a constant for the medium referred to as the absorption coefficient. ठीक है, it is dependent upon the frequency of the ultrasound in that medium. तो कुछ अल्ट्रासोनिक रे का जो आपके पास what do you say, जो अल्ट्रासाउंड का आपके पास रिजल्ट आ रहा होगा वो कुछ इस तरीके से आ रहा होगा. इफ यू सी तो देखो कि पल्सेस आ रही हैं, ये आया, ये वाली आई रिफ्लेक्शन की वजह से, ये वाली आई रिफ्लेक्शन की वजह से एज एन एको, राइट? अच्छा, एक बात याद रखना, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्कैन्स. वन इज द ए स्कैन which basically measures the distance of different boundaries from the transducer when held in the one position. A short burst of ultrasound is transmitted to the body through the coupling medium. At each boundary between different media in the body, some ultrasound is reflected and some is transmitted, जो मैंने बताया. The reflected pulse is picked up by the transducer, which now acts as a receiver. जो भी पेशेंट है उसकी बॉडी पे मैंने जो मैंने अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूसर रखा है, जब वो अल्ट्रासाउंड जाएगा और रिफ्लेक्ट बैक करेगा तो यही चीज अब रिसीवर की तरह भी एक्ट कर रहा होगा. ठीक है, पहले ये ट्रांसमीटर था. बाय द वे, जो जेल की मैं बात कर रहा था, द जेल इज कॉल्ड, the gel acts as a coupling medium, meaning to say it ensures कि सारी की सारी मेरी अल्ट्रासाउंड जो है वो पास थ्रू करके बॉडी के अंदर से. अच्छा, the signal is amplified and displayed on a cathode oscilloscope. The reflected pulse also meets the boundaries as it returns to the transducer. This causes some of the energy of the reflected pulse to be lost and energy lost due to absorption in the media. Consequently, echoes from deeper within the body tend to be of lower intensity. जैसे जैसे एको आते जा रहे होंगे वो छोटे छोटे होते जा रहे होंगे बिकॉज वो डीप इनसाइड द बॉडी से आ रहे होंगे. टू कॉम्पनसेट फॉर दिस, द लेटर एन एको इज रिसीव्ड at the transducer, the more it is amplified before being displayed on the CRO. A vertical line appears on the screen each time an echo is received. The time base is adjusted so that all of the reflections are seen on the screen from one scan या pulse. The distance between two boundaries can be calculated using the speed of ultrasound. Speed is equal to distance upon time के basis पे work off किया जा सकता है. This basically is an A scan which tells you every single detail. The B scan technique basically combines series of A scans taken from different angles to form a two-dimensional picture. Okay, as before, each A scan corresponds to a single ultrasound pulse emitted by the transducer into the body. तो आपसे डिफरेंस पूछेगा यार A स्कैन और B स्कैन के बीच में, तो you need to know
A scans are usually two-dimensional, whereas B scans are three-dimensional. Sorry, A scan जो होगा वो आपका straight forward ऐसी picture होगी, whereas B scan could be two-dimensional, three-dimensional, and so on. याद रखो यार, जो attenuation होगी वो somewhat ऐसे show की जा रही होती है, ठीक है. If you were to plot a graph, तो वो exponentially decrease कर रहा है, तो exponential decrease का curve ये हो जाता है, ठीक है. तो इस सब को बस देख लेना, ये इतना ज्यादा इस पे फोकस नहीं होता, ठीक है. नेक्स्ट कम्स इन सर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस. Hydrogen NMR basically works on the basis of magnetic fields, ठीक है. There are two different types of magnetic fields provided. मेरे पास लेट्स से पेशेंट है, वो लाई किया हुआ है एक सोफे के ऊपर, मतलब एक शीट के ऊपर. ये शीट जो है वो बेसिकली कॉइल्स के थ्रू, ये कॉइल्स के थ्रू बंधी हुई है, ठीक है. होता क्या है कि मेरे पास ये वाले जो मैग्नेट्स हैं, दे विल प्रोड्यूस अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, वेराज जो मेरे पास ये बड़ा मैग्नेट है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है. अच्छा, एक बात और याद रखना, लेट्स से द पेशेंट इज लाइंग, सबसे पहले मैं स्विच ऑन करूंगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को, मतलब कि ये बड़े वाले मैग्नेट पे. तो जो पेशेंट की बॉडी में जितने भी हाइड्रोजन न्यूक्लियाई है ना, वो सारे के सारे अरेंज हो जाते हैं, मतलब कि कुछ स्ट्रेट लाइंस में दे स्टैंड, ठीक है. अच्छा, आफ्टर दैट, आफ्टर अ व्हाइल, व्हेन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हैज बीन प्रोवाइडेड, अब मैं नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को स्विच ऑन करूंगा. नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो है अपनी एक अलग मैग्नेटिक फील्ड दे रहा होगा इनको. तो इनमें से जो हाइड्रोजन न्यूक्लियाई कंपैरेटिवली सही वर्किंग में नहीं होगा, उसकी वाइब्रेशन या उसकी रोटेशन या फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसेस जिसको हम कहते हैं, या लेमोर फ्रीक्वेंसी जिसको हम कहते हैं, वो बेसिकली हम कैच ऑफ कर सकते हैं कि भाई ये वाला हाइड्रोजन न्यूक्लियाई इट इज नॉट इन द राइट ओरिएंटेशन, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम रेडियो, ये RF इज रेडियो फ्रीक्वेंसी, तो रेडियो फ्रीक्वेंसी हम बेसिकली प्रोसेस करके डिस्प्ले करके वर्क ऑफ कर सकते हैं, ठीक है. एंड फ्रॉम दैट वी कैन वर्क ऑफ, तो भाई इस एरिया में पेशेंट के, इस एरिया में पेशेंट के इशू है. यूजुअली एक्सीडेंट्स वगैरह जब होते हैं तो आपको कहा जाता है कि आप MRI स्कैनिंग करवा लो. This will, they will ask you for sure. First of all, many atomic nuclei behave as if they possess a spin, मतलब कि they have the tendency to rotate. Such nuclei have odd number of protons and odd number of neutrons. This spin causes the nuclei to behave as tiny magnets, जैसे कि hydrogen. If an external magnetic field is applied, they will tend to line up, and this alignment is not perfect, and the nuclei rotate about the direction of the field as they spin. This type of motion is referred to as precession, and ये जिस frequency में precession हो रहा होगा, that is called the frequency of precess. The frequency of precession, that is also called the Lamor frequency, इसके बारे में पूछ रहा होगा. Depends on the nature of the nuclei and the strength of the magnetic field. The Lamor frequency is found to lie in the radio frequency region. ठीक है. If a short pulse of radio waves of frequency equal to the Lamor frequency is applied, the atoms will resonate, absorbing energy, and when the pulse ends, the atoms will return to their original equilibrium position. There are in fact, अच्छा, after a short time, मैंने सारा प्रोसेस किया, मेरे सारे के सारे न्यूक्लियर हाइड्रोजन के तो जो थे उन्होंने मैग्नेटिक रेज अब्सॉर्ब की हुई थी, दे वर एक्साइटेड. जैसे ही मैं मैग्नेटिक रेज को हटाऊंगा, दे विल स्टार्ट टू रिलैक्स, ये कहलाता है रिलैक्सेशन टाइम, एंड इन डूइंग सो दे विल एमिट, ठीक है. And there are in fact two relaxation processes, and it is the times between these two
that they form the basis of magnetic resonance imaging. कि कितने कितने बेसिकली जब मैं मैग्नेटिक फील्ड रिमूव करूंगा तो हाइड्रोजन will emit its will emit a certain radiation. ठीक है, तो उनके जो डिफरेंसेस होंगे वो मैं नोट डाउन कर रहा था और उनके बेसिस पर मैं रिजल्ट दे रहा होता हूँ.